शादी की पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और सारी जगह ये बात फैला दी कि वो अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई है और अपने ससुर को खूब शर्मिंदा किया कि तेरी बेटी किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। मैं जब भी इसे मिलने चाहता तो वो बहुत आराम से स्टोर रूम में रह रही होती थी। एक बार आधी रात को इससे मिलने गया तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी के मेरा नाम अहमद है, मेरी उम्र 15 साल थी। मेरा बाप एक शराबी था जो घर में एक पैसा भी ना देता था। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और इन पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने मेरे बाप से कहा कि कहीं से दवाई के पैसे ले आए बाबा, नहीं तो माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने मुझे कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो मैंने घर में जो भी सामान मुझे इस काबिल लगा कि इसे बेचा जा सके इसको बेच डाला। मैं पैसे लेकर वापस आ रहा था, सोचा था कि माँ को अस्पताल ले जाऊंगा। मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीन लिए और मुझसे वो पैसे लेकर भाग गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और परेशान था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मैं जिस घर में काम करती हूँ तो उस घर में चला जा और कुछ पैसे उधार ले आ ताकि मेरा इलाज हो सके। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। रात का वक्त था जब मैं इसके घर पहुंचा। मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से और चौकीदार से बहस करने की आवाज से वो सेठ जाग गया, क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा था। वो बाहर आया और चिल्लाने लगा कि इस वक्त कौन है जो तंग कर रहा है मुझे। मैं आगे बढ़ा और कहा कि सेठ साहब मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है, आज वो बहुत बीमार है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, बराए मेहरबानी मुझे 500 रुपये उधार दे दे, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उस बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी इसे कि किसी की जान जा रही है। वो तो बस इस बात पर गुस्सा था कि मेरी नींद क्यों खराब कर डाली। इसने मुझे धक्का देकर इस घर से निकाल दिया गया तो मैंने देखा कि इस घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके कपड़े काले स्याह थे और बाल भी काले थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आई। इसने कहा क्या बात है? तो मैंने इसको सारी कहानी बता दी। इसका कहना था कि ये सेठ तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ ना सका कि मैं इस औरत से पैसे लूं या नहीं, पर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन मैंने देर कर दी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर वो सेठ मुझे पैसे वक्त पर दे देता तो मेरी माँ इस दुनिया में होती। इसने मेरी माँ की जान ली थी, वही मेरी माँ की जान का कातिल था, लेकिन मैं उस वक्त इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था और मेरा इकलौता रिश्ता भी इस दुनिया से चला गया था। मेरा बाप मुझे उस दिन के बाद से कभी दिखाई नहीं दिया और 2 हफ्ते के बाद पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला है। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और बड़ा आके एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ साल की मेहनत के बाद मैंने वो कंपनी खरीद ली और अब मैं भी एक सेठ बन गया। मैंने इसी सेठ के घर अपना रिश्ता भेजा जो इसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि मैं अब दौलत वाला था और देखने में भी हसीन। इसकी बेटी का नाम एमन था, वो भी दिखने में काफी खूबसूरत थी। हमारी शादी 4 माह के अंदर अंदर हो गई। एमन दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और इसका हाथ थामकर इसे कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो बहुत खुशी के साथ मेरे साथ चलने लगी कि मैं इसे कोई तोहफा देने वाला हूँ, पर मैं इसे अपने घर की पिछली तरफ स्टोर रूम में ले आया और इसे वहाँ छोड़ दिया। मैं वहाँ से जाने लगा तो वो बोली तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो मैंने कहा आज से तुम यहीं पर रहोगी। वो हैरान परेशान रह गई कि आखिर मैं इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कहने लगी मेरा कसूर क्या है? तो मैंने इससे इतना कहा कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हें घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। 2 घंटे बाद मैंने अपने ससुर को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी तो शादी की पहली रात ही भाग गई है। यूनुस के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो भागा भागा मेरे घर आया। वो शर्मिंदा हुआ कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। तो सेठ साहब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, 1000 रिश्ते थे मेरे लिए, पर मैंने आपकी बेटी को तरजीह दी और वो आपके और मेरे मुंह पे कालक मलकर न जाने किस आशिक के साथ भाग गई है। ये तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। अब आपकी भी इज्जत खराब हो गई और मेरी इज्जत तो वैसे ही लुट गई। मैंने तो यूनुस को बहुत शर्मिंदा किया, यही इसके लिए सबसे बड़ा सदमा था और मेरा इससे इंतकाम था। इसका सारा रोब दबदबा बैठ गया और वो बड़ा ही खतरनाक दिखने वाला आदमी आज फूट फूट कर रोने लगा। आज मेरे दिल को सुकून मिला। वो फिर चला गया और बहुत ज्यादा
बीमार रहने लगा। इसने अपनी बेटी की गलती का बहुत असर लिया और सदमे में आकर अपनी तबीयत खराब कर दी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, पर मैंने अपने घर में कुछ बहुत अजीब होता देखा। मैंने इस लड़की को अब यूं ही रखना था जब तक कि इसके बाप का सदमा और बीमारी से मर ना जाता। इसके बाद मैंने इस लड़की का क्या करना था वो मैंने अभी नहीं सोचा था। एक दिन जब मैं उसे खाना देने गया तो मैंने देखा कि इसके कदमों पर ताजा मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो बाहर से आई हो। स्टोर रूम में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, पर मैंने इससे पूछा नहीं। यूं तो स्टोर रूम में कैद थी, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर बहुत सुकून था। न जाने वो क्या सोच रही थी। मैं खाना देता तो खा लेती और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करती थी, लेकिन हर रोज ही इसके कदमों पर मुझे मिट्टी नजर आती और इसका गैर मामूली रवैया मुझे सवालों में उलझा देता। मैंने सोचा कि स्टोर रूम के दरवाजे पर बैठने के लिए एक पहरेदार रख लेता हूँ ताकि वो इस पर नजर रख सके। मैंने एक 15 साल लड़की को इस काम के लिए चुना जो गरीब था और इस तरह का काम करना इसकी मजबूरी थी। मैंने इसे कहा कि वो स्टोर रूम के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ दरवाजे पर ही बैठेगा और लड़की पर नजर रखेगा। इसने कहा कि वो ऐसा ही करेगा। अगले दिन फिर इस लड़की के कदमों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो नजर भी चुरा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैंने इस लड़के से कहा कि तुमने नजर रखी थी कि ये कहीं जाती तो नहीं। तो इसने कहा कि मैं तो पूरी रात नहीं सोया हूँ मालिक, मैं तो इसको ही देखता रहा, ये तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। फिर इसके कदमों पर ताजा मिट्टी कैसे लग जाती है? क्या वो कोई चुड़ैल है या जीन जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है। मैंने इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया और सोचा कि आज भूखी ही रहे तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया कि अगले दिन की रात आ गई। मुझे इससे खाना तो खिलाना ही था। अगर वो मर जाती तो मेरे सिर में ही इसकी मौत लग जाती। मैं खाना लेकर स्टोर रूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने स्टोर रूम में कदम रखा, यही तो जैसे मेरी रूह ही फना हो गई। इस स्टोर रूम में मुझे एक साया नजर आया, जैसे वहाँ कोई था जिससे मेरी बीवी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वो शख्स वहाँ से भाग गया और मेरी बीवी भी कुछ परेशान नजर आने लगी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा। कौन था यहाँ पर? किससे बात कर रही थी? तुम बताओ मुझे, कहाँ से तुमने इस शख्स को अंदर आने का रास्ता दिया है? कैसे तुम यहाँ से बाहर जाती हो? बोलो, सब कुछ बताओ मुझसे झूठ मत बोलना, मैं सब जानना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था, हालांकि मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक हंसने लगी। मैं हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है और ऐसे मौके पर क्यों हंस रही है। मैं तुम्हें सब सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मेरे बाप से भी ये बात कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि अच्छा, तो तुम अपने बाप की जिंदगी बचाना चाहती हो, पर मैं तो तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी और को यहाँ बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दरअसल से मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी और के साथ हो। वो जैसी भी थी वो मेरी बीवी थी और मेरे दिमाग में यही था कि इसके बाप के मर जाने के बाद मैं इसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा इस लड़की पर और कोई जुल्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी इसके बाप के साथ, इसके साथ नहीं। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये पहले दिन से ही ना तो डर रही थी और ना ही परेशान होती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहती क्या है और वो शख्स कौन था जो मुझे देखते ही देखते यहाँ से गायब हो गया। और गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? मैंने ये घर खुद खरीदा था और ये देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक स्टोर रूम भी था जो कि घर की पिछली साइड पर था। ये घर पुराने जमाने का जरूर था, लेकिन बहुत अच्छी हालत में था और स्टोर रूम में कोई मिट्टी नहीं थी, जबकि इस लड़की के कदमों पर रोज मिट्टी लगी होती थी। मैं अपने कमरे में आ गया और मुझे कॉल आई कि मेरे ससुर की हालत बहुत गैर हो गई है, वो अस्पताल में है। मैं वहां पहुंच गया। मेरे दिल को तो जैसे सुकून मिल गया। मैं अस्पताल गया तो मेरे ससुर आईसीयू में थे। डॉक्टर का कहना था कि इनके पास वक्त कम है। मैं इनके पास जाकर बैठ गया और वो मेरा हाथ थामकर मुझे कुछ बताने लगे। इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को शादी के 8 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। दिन रात वो बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरी दौलत से मैं इसके आंसू साफ नहीं कर पा रहा था। हम पर हमारे खानदान का
का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन पूछा ये कहाँ से आई है, तो वो कहने लगी कि मुझे करीब के पार्क में मिली है, अब ये हमारी बेटी है। मैंने इससे कहा ये किसी और की बेटी है और जिसकी भी है वो इसकी तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर करते हैं, इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं, कोई इसे उठाकर ले जाएगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि इसको कोई सदमा ना दे। मैं मजबूर हो गया और हमने इस बच्ची को बेटी बना लिया, इसे पालने लगे। पर जब से वो बच्ची हमारे घर में आई थी, हमारे घर में कुछ अजीब और गरीब वाकयात हो रहे थे। वो बच्ची जरूरत से ज्यादा समझती थी और बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जब गई तो इस बच्चे की उम्र 15 साल थी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरी बीवी को हुआ क्या था। वो अचानक ही अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि रात को अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। मैंने अपनी बेटी को एक बुढ़िया औरत के साथ देखा और मुझे देखते ही बुढ़िया औरत वहां से भाग गई। फिर मैंने अपनी बेटी को इस बुढ़िया के साथ कहीं दफा देखा। मैंने इस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह की है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन जब भी कुछ इसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो मुझे नुकसान हुआ। तुम्हारा रिश्ता इसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में ये रिश्ता कर दिया। कहाँ भाग गई ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरी बेटी बाकी बेटियों जैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही इंसान है। भागने का ताल्लुक जरूर इस औरत के साथ है। मुझे तो लगता है कि वो भागकर इसी के पास गई है। तुम इस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी भी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। मैं अस्पताल से बाहर आया तो मैंने इस बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मैंने इसको उस वक्त देखा था जब मैं इस शख्स से पैसे मांगने आया था और आज वो अस्पताल में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं इसकी तरफ गया तो मुझे देखकर हंसती हुई और फिर कहने लगी कैसे हो, परेशान लग रहे हो, वो तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती। इसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं हैरान परेशान रह गया कि इसको मेरी हालत का कैसे पता। मैं इससे सब पूछना चाहता था कि वो आगे आगे चलने लगी और मैं पीछे पीछे। वो मोहल्ले की एक पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली मैं इस बच्ची को इस सेठ की दहलीज पर छोड़ कर गई थी। मैं एक निहायत गरीब औरत थी, मेरे पास इसे पालने के लिए 1 रुपया नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी इससे बहुत प्यार कर रही थी और बहुत नाज नखरे में इसको पाल रही है, तो मैं इसे वापस लेने नहीं आई। लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इससे मेरे साथ ये ऐशो आराम नहीं मिलेगा। ये बात जान कर वो मेरी बेटी है और इसको सुतेले माँ बाप है, तब से वो इनमें दिलचस्पी नहीं रखती। इसलिए मैंने इसे बताया कि इसे इसी घर में रहना होगा। मैं अक्सर छुप कर इससे मिला करती थी और इसको समझाती थी कि तुमने जिंदगी में कैसे जीना है। तुमने इस खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करनी है। इसे बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब वही सारी जायदाद की मालिक है। लेकिन वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। इसने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने इसे स्टोर रूम में बंद किया। मैं सब कुछ जानती थी, मैं हमेशा इस पर नजर रखती थी। मैंने और इसने मिलकर इस स्टोर रूम से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वो निकल कर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वो अपने बाप के पास नहीं गई, क्योंकि इसके बाप के मर जाने में ही इसका फायदा था। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि कैसे स्टोर रूम तक जाऊंगा, किस मुंह से इससे माफी मांगूंगा। बस मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को आजाद कर दूंगा। लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया कि वो तो हॉल में बैठी थी, कैसे निकली, और अगर वो पहले ही निकल सकती थी तो अब तक मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही थी। मैं हैरान खड़ा इसे ही देख रहा था। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी महज अपनी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो ये सोचकर आई थी कि अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो एक दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने इसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो इसने मुझे एक बात की जो बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई। इसने कहा कि तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी जिंदगी इस काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने के बजाय माफ करने को तरजीह
तरजीह देते तो तुम्हें अल्लाह ने इतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाता, पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि वो मुझे माफ नहीं करेगी, पर इसने कुछ ऐसा किया कि मैं मजीद हैरान हो गया। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी निकाह में हूँ, जो हुआ इसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं तुम्हें माफ करने का सबक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं खुद इस पर अमल नहीं करूंगी? मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें अपने दिल से सारी नफरत और दुश्मनी निकालनी होगी। मेरी आंखें भर आई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी बीवी एमन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करता हूँ। वो वाकई एक आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर इंसान है। वो एक बहुत अच्छी बीवी है। हम हर महीने यूनुस साहब की कब्र पर जाते हैं और नियाज बांटते हैं, इनके साले सवाब के लिए दुआएं करवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो किया गलत किया, मुझे अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।